अभी तक हम लोग जो है वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट। तो हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जब दो वेक्टर का डॉट लेते हैं अभी बताएंगे तो जो क्वांटिटी मिलती है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और एक दूसरा प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस लेते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट को देखिए हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर्स के बीच अगर थीटा एंगल है, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, इसीलिए डॉट लगा होता है बीच में। तो ए डॉट बी बोलते हैं मॉड ए होता है इंटू मॉड बी होता है इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये सिंपल डिफिनीशन है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे कि क्यों डॉट प्रोडक्ट क्या यूज है इसका फिजिक्स में, ये सब लोग आगे अभी सीखेंगे। तो पहले आप डिफिनीशन जान जाइए। ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। एंगल निकालने का तरीका हम लोग शुरू में ही देखे थे, है ना। एंगल कैसे समझते हैं कि टेल से टेल जुड़ा होता है, जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ठीक है। तो जैसे पूछा जाए कि एक वेक्टर आई है और दूसरा वेक्टर आई है, तो आई डॉट आई क्या होगा? तो आई डॉट आई क्या होगा? देखिए मॉड ए आई है बी आई है, तो मॉड आई 1 मॉड आई बी 1, और दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरीके से जे डॉट जे का वैल्यू क्या आएगा, सेम प्रोसीजर 1। उसी तरीके से के डॉट के का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। अब आपसे पूछें कि आई डॉट जे क्या होगा, व्हाट इज आई डॉट जे? तो आई मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे मीन्स वाई एक्सिस के लॉन्ग। दोनों के बीच कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो आई डॉट जे इज 0। उसी तरीके से जे डॉट के का वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा, और आई डॉट के का वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा। मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल पॉइंट है ये, कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी इंप्लॉइज थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, देन ए डॉट बी बिकम्स 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। व्हेन टू वेक्टर्स आर, नोट कर लीजिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। जब भी फिजिक्स में परपेंडिकुलर की बात है, जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हवा में, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां तुरंत हमारे माइंड में क्या आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक है। तो ये तो आई डॉट जे आई डॉट के। अगर इन जनरल हम ये कहें आपसे, कि अगर a इक्वल टू a1 आई है, इफ a इक्वल्स टू a1 आई प्लस a इक्वल्स टू a1 आई प्लस a2j प्लस a3k एंड
बी इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। देन ए डॉट बी क्या होगा बताइए, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, सबका सबके साथ डॉट लेंगे तो 3 इंटू 3 9 टर्म्स आएंगे, जिसमें कि इसका इसके साथ मिलेगा आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। उसी तरीके से तो पहले a1 का देखिए तो क्या हो जाएगा a1 b1 आई डॉट आई 1, फिर इससे 0 इससे 0। उसी तरीके से जब j का चलेगा तो j डॉट आई 0 j डॉट के 0 क्या मिलेगा, इससे मिलेगा a2 b2, और थर्ड टर्म जब k का चलेगा तो k डॉट आई 0 k डॉट जे 0 केवल किससे मिलेगा a3 b3, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू a1 i मतलब x कंपोनेंट a1, y कंपोनेंट a2, z कंपोनेंट a3 किसी वेक्टर का, b का x कंपोनेंट b1, y कंपोनेंट b2, z कंपोनेंट b3, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा a डॉट b सिंपली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग आई डॉट जे निकालना, ए डॉट बी निकालना सीख गए। अब ए डॉट बी निकाल लिए तो इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका यूज हम लोग देखेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम दो वेक्टर के बीच आराम से एंगल निकाल सकते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सबसे इसका पहला एप्लीकेशन है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो द मेन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए जनरली हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैसे, वही सेम जो बताए थे कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। तो जब कॉस थीटा आ जाएगा तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जब कॉस थीटा आ जाएगा तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन ए इक्वल्स टू आई प्लस जे एंड बी इक्वल्स टू जे प्लस के, हमें एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे एंड बी इक्वल टू जे प्लस के। तो आप अपने से ट्राई करिए, इसका हम आंसर बताते हैं ना, इसका सोल्यूशन बताते हैं, आप अपने से ट्राई करते रहिए तब तक स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब वही सेम प्रोसीजर, पहले हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। ए दिया आई प्लस जे, बी दिया है जे प्लस के, तो ए डॉट बी क्या होगा आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, केवल जे डॉट जे मिलेगा, जे डॉट जे कितना होगा 1 और जे डॉट के कितना होगा 0 होगा, तो आई ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया, ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 1। अच्छा, मॉड ए कितना है, तो आई जे 1 1, तो मॉड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ए का वैल्यू हो जाएगा √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब मॉड ए आ गया √2 ना। कोई भी वेक्टर अगर a1 i हो, अगर ए वेक्टर a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k हो, x i y z z, तो मॉड ए क्या होता है मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये पहले ही हम लोग देखे थे, ठीक है। तो मॉड ए आया √2, उसी तरीके से मॉड बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी कितना है √2। तो क्या बताए थे, कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था ए डॉट बी बाई मॉड ए
इंटू मॉड बी, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी 1/√2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर कॉस थीटा 1/2 तो थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंगल निकालने का लिए हम क्या यूज कर दिए, डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिए। अच्छा, अब इसको फिल भी कर सकते हैं, आई डॉट आई प्लस जे ये वेक्टर होगा, ठीक है, और जे प्लस के कैसा होगा, जे होगा इधर और के ऐसे। इसका अगर हम लोग 3 डायमेंशन में समझें ना, अगर हम लोग 3 डायमेंशन में समझें तो ये जो वेक्टर है ये आपका ए वेक्टर है, और जो बी वेक्टर होगा 1 इधर 1 इधर, तो बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा एक्स के लॉन्ग, और इधर ऐसे, तो बी देखिए कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मतलब हम लोग देखिए यहाँ 1 मीटर गए, फिर यहाँ 1 मीटर आए, तो मतलब ये देखिए देखने से भी लग रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट एंगल क्या आ रहा है 60 डिग्री। वो केवल हम ऐसे ही समझाने के लिए बताए थे। मतलब आपको ऐसा है कि मेजर करने का 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर होगा 3 डायमेंशन में, तो आपको एंगल मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है एंगल निकालने का कि हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि परपेंडिकुलर वाला ना, कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, कि जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि विच ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर perpendicular to vector a equal to 3i plus 4j। तो कौन कौन से वेक्टर जो होंगे वो 3i plus 4j के परपेंडिकुलर होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं 4i minus 3j, दूसरा ऑप्शन है 8i minus 6j, तीसरा ऑप्शन है 4i minus 3j plus 5k, चौथा ऑप्शन है 9k, और पांचवा ऑप्शन है कि 3i minus 4j। ठीक है, ठीक, तो देखिए कैसे क्या होगा आंसर। तो आप गेस कर चुके होंगे, सोच चुके होंगे अब तक। तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसके परपेंडिकुलर, तो अगर ये बी वेक्टर में निकालना है कि बी वेक्टर कौन सा होगा, तो ए बी के परपेंडिकुलर तभी होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी इफ ए डॉट बी क्या हो जाए बताइए, 0 हो जाए ना, ए डॉट बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं, पहला वाला 3 इंटू 4 12, और -4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा जो वेक्टर है वो इसी का डबल है। तो कहते हैं ना कि बी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर एक वेक्टर ये है ए, उसमें सम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहते हैं ए और के ए क्या होता है, ए एंड के ए आर पैरेलल वेक्टर्स। तो किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, के क्या है पॉजिटिव, वेयर के इज पॉजिटिव, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जो दूसरा वाला वेक्टर इसी का जस्ट डबल साइज का है, साइज डबल होने से डायरेक्शन तो बदल नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो सोचने का जरूरत नहीं था, वैसे भी अगर आप डॉट लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 8 24, और -4 इंटू 6 24, 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डॉट 0 आएगा, तो इसके भी क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे ये जो वेक्टर है इसके साथ ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, लेकिन ये जो के कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, जेड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, और जबकि इसमें आप क्या लिख सकते हैं, +0 के लिख सकते हैं।
तो जब डॉट लेंगे तो 0 इंटू 5 भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। ठीक। अच्छा ये वाला ये किस डायरेक्शन में है, 9K मतलब इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ये वाला जो डी ऑप्शन है वो देखिए 9K जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि आपका जो वेक्टर है वो 3 इधर है और 4 इधर, मतलब आपका ए वेक्टर देखिए कुछ इस टाइप से है, और जबकि 9K जो वेक्टर है पूरा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स ये जो वेक्टर है ये वाला वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि ये वेक्टर किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना ही होना है। वैसे भी डॉट लेंगे तो क्या आएगा, ये 0i 0j, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 9 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसके भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। और ये वाला इसके साथ देखिए 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 माइनस 16, 0 नहीं है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट समझना है कि कौन सा वेक्टर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम चेक करते हैं। जिसके डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दो वेक्टर का परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो आराम से आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करके समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड b इक्वल टू 3i प्लस 6j 3i प्लस 6j और माइनस xk, ये इसको 6 कर देते हैं, 6k है। ठीक है, माइनस xk आर परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। कह रहा है a और b वेक्टर परपेंडिकुलर है ना। क्वेश्चन है कि वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे, तो वही सिंपल तरीका, अगर ए बी के परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 और माइनस 6x का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो 6x इक्वल टू कितना 24, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आगे 12th में, तो उसमें सीबी में क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी टाइप का है कि उसमें दिया था कि एक साइंटिस्ट डायरी बनाता है, उसमें वेलोसिटी उसका जो है वो कोई दीमक खा गया है और डायरी में वो जहाँ पे कुछ पॉइंट वहाँ पे कट गया है, तो पूछा था कि वो पॉइंट क्या होगा। तो वहाँ पे जब मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है क्यू भी क्रॉस बी होता है। अब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे तो ये बताएंगे कि v क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो b के भी परपेंडिकुलर होता है, b के परपेंडिकुलर होता है। तो जब v क्रॉस b जो वेक्टर होगा, अब दोनों आपस में मतलब जो फोर्स होगा वो v और b दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स दिया और v दिया है, तो इसका मतलब f और v परपेंडिकुलर, तो f डॉट v क्या कर देंगे 0। तो वो वाला क्वेश्चन इसी पे लगेगा ना। तो मतलब ये यूज इसका बता रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन आए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो तुरंत क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि जो एंगल निकालने वाली बात थी ना, पूछें कि फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन a इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k एंड b इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k ना। ये मान लीजिए क्वेश्चन एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको,
तो अगर आप वही डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका अगर सीधे आप बिना दिमाग लगाए करते हैं तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कॉस थीटा इज ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी होगा 6 प्लस 24 प्लस कितना 54 डिवाइड बाई मॉड ए। मॉड ए कितना होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर कितना 16 और प्लस 6 स्क्वायर कितना 36 अंडर रूट मॉड बी कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ये कितना आएगा, ये आएगा 84 और डिवाइडेड बाई ये कितना है अंडर रूट कितना अंडर रूट 56 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 9 ना 9 और 36 45 और 45 तो ये हो जाएगा 9 36 81 तो 126 ना अंडर रूट 126। तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 रूट 14 और ये क्या हो जाएगा इंटू ये 14 इंटू 9 126 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 रूट 14 तो ये हो जाएगा 6 रूट 14 कट के 14 हो जाएगा 14 इंटू 6 84 तो आ गया 84 बाई 84 दैट इक्वल्स टू 1। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो थीटा कितना डिग्री 0 डिग्री। इसका मतलब जब कॉस थीटा 1 आया तो थीटा कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री इज द आंसर। मतलब कि ए और बी क्या हो गया ए बी के पैरेलल हो गया। तो ये चेक करने के लिए आपको कि डॉट प्रोडक्ट सही रिजल्ट देता है कि नहीं, क्योंकि ये तो हम आंख बंद करके भी समझ रहे हैं कि ए और बी आपस में पैरेलल हैं। कैसे पता, ऐसे पता कि बेसिकली जो बी है वो ए में कितना मल्टीप्लाई कर नहीं पाता है 1.5 टाइम। मतलब बी को अगर आप ऐसे कहेंगे बी इज नथिंग बट 3/2a, ठीक है, सीधे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें तो ये आ गया। और हम पहले ही बताए थे कि ये ए और के ए क्या होता है, ए और के क्या होता है पैरेलल होते हैं। ए एंड ए इज पैरेलल टू के ए, जहां पे के क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3/2 तो पॉजिटिव नंबर है ना। बेसिकली वो केवल ये तो हम डायरेक्ट समझ रहे थे कि पैरेलल है, आपको डॉट पर एंगल निकाल के सिखाए कि कॉस थीटा 1 है तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर पैरेलल चेक करने का एक जनरल तरीका है, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पैरेलल चेक करने का एक जनरल तरीका है कि हम लोग क्या कहते हैं कि A इक्वल्स टू A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B इक्वल्स टू B1i प्लस B2j प्लस B3k आर पैरेलल ना। इसका मतलब है कि पैरेलल तब होगा जब B किस टाइप का होगा, सम k इंटू ए टाइप का होगा। मतलब कि इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये मिला होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो B ऐसा आया होगा, इसका मतलब है कि B1 ना B1i प्लस B2j प्लस B3k इक्वल टू k टाइम्स A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे i का i से, j को j से और k को k से, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि k जो है k इज नथिंग बट b1 बाई a1 दैट इज b2 बाई a2 एंड दैट इज b3 बाई a3, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे तब ये मिला होगा। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा a1 बाई b1 a2 बाई b2 a3 बाई b3 का रेसिप्रोकल, या ऐसे उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a3 बाई b3। तो ये सिंपल सा तरीका है ना चेक करने का, दो वेक्टर पैरेलल है उनका कंडीशन है।
कि if two vectors are parallel then a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि a इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इक्वल्स टू 4i माइनस या प्लस ना xj है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू कितना होगा ना, ये 2i प्लस ये मान लेते हैं 4j है और ये 4i प्लस xj है, तो x का वैल्यू क्या हम लोग कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे 2/4 इक्वल्स टू, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, a पैरेलल टू b है, तो इंप्लाइज दैट a1 by b1 इक्वल्स टू a2 by b2, तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू 8 हो गया ना। ये सिंपल सा तरीका है पैरेलल चेक करने का। तो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनका कंडीशन होता है a1 by b1 इक्वल्स टू a2 by b2 इक्वल्स टू a3 by b3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर्स ना। यूनिट वेक्टर के बारे में सीखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो आप समझिए कि यूनिट वेक्टर्स के बारे में, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में ना। तो यूनिट वेक्टर हो सकता है पहले ही बताया हूँ या फिर से अगेन देख लीजिए ना। कई चीज़ें हम लोग डिफिनेशन में कई आता है कि पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। किताबों आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऐसा डिफिनेशन देता है। तो एक और है यूनिट वेक्टर ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है उस वेक्टर के अलॉन्ग होता है। जैसे अगर ये कोई ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल ये ए जो है 3 यूनिट का है, मान लेते ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। कोई वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर ये 3 यूनिट का है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए को कितने पार्ट में डिवाइड करने पे मिलेगा बताइए? 3 पार्ट में। कैसे? क्योंकि जब ये 3 यूनिट का है तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट मीन्स 1। तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, having magnitude 1, magnitude of 1 unit and directed along given vector। जिस वेक्टर को दिया है उस वेक्टर के अलॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हम लोग बोलते थे, तो आई कैसा यूनिट वेक्टर होता था? एक्स के अलॉन्ग होता था, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता था और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता था, ये आई यूनिट वेक्टर होता था। जे क्या होता था? वाई के लॉन्ग होता था, एक यूनिट का। उसी प्रकार से जैसे आई एक्स के लॉन्ग, जे वाई के लॉन्ग और के जेड के लॉन्ग, तो उसी तरीके से ए का यूनिट वेक्टर जो होगा वो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर। उसके ऊपर कैप, जैसे आई के ऊपर कैप लगाते हैं उसी तरीके से ए के ऊपर भी कैप लगाएंगे, तो यूनिट वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग ए होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जब ये 3 यूनिट का है तो इसको कितने टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा? अगर ए का 3 मैग्नीट्यूड है तो इसको हमें 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तब 3 टुकड़े में तो सब यूनिट हो जाएंगे। देखिए ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट और ये भी हो गया 1 यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे ये और ये, क्योंकि ये पूरा ए है तो इसका 3 पार्ट मिलके पूरा बना होगा। तब देखिए ए तो 3a किसके इक्वल टू आया है? ए के। समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए क्या हो गया? a/3 हो गया ना, a डिवाइड बाई 3। और 3 है क्या? व्हाट इज 3? 3 इज मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन तो ए के अलॉन्ग होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए इसका मॉड ले लेंगे तो ऊपर भी मॉड ए, नीचे भी मॉड ए, मॉड ए बाई मॉड ए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है और
इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। तो इसलिए कहते हैं यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट एंड डायरेक्टेड अलोंग द गिवन वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे ए जो है वो 3i + 4j है, देन व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 आएगा, 3² + 4² 25√5। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई मॉड a। तो 3a + 4j बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मीन्स 3/5 i + 4/5 j, तो 0.6i + 0.8 j। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ए का, इसका देखिए मैग्नीट्यूड 1 आएगा, 0.6² + 0.8² 0.36 + 0.64 कितना होगा, 1/1 आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा ना, tan थीटा लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 634, तो कितना डिग्री था, 53 डिग्री, tan 53 4/3 होता है। और इसका भी क्या आएगा, 0.8/0.6, 8/6 अगेन 4/3, तो ये भी क्या आएगा, 53 डिग्री आएगा। मतलब दोनों पैरेलल होंगे, इस ए के पैरेलल ही इसका यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज हम लोग समझते हैं कि यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन टू फाइंड एन एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका यूज हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना, वही डॉट प्रोडक्ट लेके। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का अगला एप्लीकेशन है टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना ना। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, छाया। जैसे किसी पेड़ की लाइट पड़ता है तो छाया प्रोजेक्शन आता है ना। जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट क्या करता है, इसका शैडो बनाता है। उसी तरीके से प्रोजेक्शन मतलब शैडो। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो जो वेक्टर बी है वेक्टर ए है, तो अगर हम लोग ये कहें कि अगर ये थीटा एंगल है दोनों के बीच, और ऊपर से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, तो इस बी का ए पे क्या प्रोजेक्शन पड़ेगा। जैसे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मतलब एक्स कंपोनेंट, हम लोग कहते थे ना कोई वेक्टर होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होता था, वाई कंपोनेंट होता था। तो एक्स कंपोनेंट मीन्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। इन द सेम वे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को एक्स एक्सिस समझिए, ए वेक्टर को आप एक एक्सिस समझिए, तो बी का ए पे जो प्रोजेक्शन होगा वो देखिए ये होगा ऐसा। तो ये इफ दिस इज ए वेक्टर दिस विल बी द प्रोजेक्शन। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए जरा ये कितना होगा। दिस इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। ये कितना होगा, तो जैसे कंपोनेंट था, ठीक है, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बी कॉस थीटा। उसी तरीके से ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो फिलहाल हमें बी का ए पे चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए इतना आ गया, ये बी कॉस थीटा आ गया। ठीक है, और अच्छा हमें पता है कि ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सो बी कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी बाई क्या, ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अच्छा ये तो
इसका लेंथ हो गया। लेकिन हम अगर आपसे पूछें व्हाट इज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अब देखिए ये क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जो बी कॉस थीटा निकला ये तो एक स्केलर लेंथ निकला, लेकिन ये किसके अलोंग होता है, ये तो ए के अलोंग होगा। तो हमें पूछ रहा है ऑन ए मतलब अलोंग ए, ऑन ए मतलब ए के अलोंग, तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो बी कॉस थीटा है ये ए के अलोंग है, तो किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए उस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, इसीलिए यूनिट वेक्टर निकालना सिखाए थे। जैसे कोई पूछे कि 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या करते थे, तो 10 करते थे उसका मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस के अलोंग होता था तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई हो जाता था ना। जैसे अभी हम लोग किए थे 3i प्लस जो आया था 3i प्लस 4j आया था। तो कोई पूछे फाइंड वेक्टर, कोई पूछे कि फाइंड वेक्टर अलोंग 3i प्लस 4j हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, तो वो क्या होगा, वो सिंपली होगा 10a वेक्टर, 10 इंटू ए का यूनिट वेक्टर। कैसे, क्योंकि अगर हमें अलोंग चाहिए तो ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, और जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। समझ में आया। फिर से देखिए हम क्या बोले, हम बोलते कि फाइंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट along वेक्टर A, फाइंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट डायरेक्टेड along A ना, डायरेक्टेड along A मतलब कि उसका डायरेक्शन तो A के तरफ हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 ना हो, इसका तो 5 है उसका 10 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे जो ये A वेक्टर है ये तो 5 का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 10 का चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, या तो इसमें 2 से गुणा कर दें, या सिंपल तरीका है कि ए का यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि जो ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वो किस चीज़ की गारंटी ले लेगा, वो डायरेक्शन गारंटी ले लेगा, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा 10, डायरेक्शन ए के अलोंग आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो वो वेक्टर होगा हमारा 10 इंटू ए का यूनिट वेक्टर क्या आएगा 3i प्लस 4j डिवाइड बाई क्या 5। तो ये आपका ए का यूनिट वेक्टर हो गया, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। कभी भी सीख लीजिए तरीका, कभी भी क्वेश्चन है कि वेक्टर ये बताइए जो इसके अलोंग हो इतना मैग्नीट्यूड का, वो सबका एक ही तरीका है, जिस डायरेक्शन के अलोंग हो, जिस वेक्टर के अलोंग हो उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर निकालने से गारंटी हो जाएगा कि उसके अलोंग हो जाएगा, और जितना बड़ा चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कोई कहता है कि फाइंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 50 यूनिट या हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, 3 यूनिट का, और किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो क्या करते हैं आप, तब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो वेक्टर आता यूनिट वेक्टर निकाल के 3 से। उसी तरीके से कह रहा है कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑन ए है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर लेंगे, और कितना बड़ा है बी कॉस थीटा, तो ए का यूनिट वेक्टर इंटू क्या कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे बी कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि बी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, ए डॉट बी बाई मॉड ए, और ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए। तो ये क्या हो गया, सिंपली ये सिंपली हो गया, ये सिंपली हो गया कि ए वेक्टर ए डॉट बी बाई मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ए डॉट बी इंटू मॉड ए डिवाइड बाई ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, मॉड ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। न्यूमेरिकल से समझते हैं इस बात को ना, इसको न्यूमेरिकली समझते हैं कि क्या हम बताए। जैसे आपसे कहें, आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके हम बता रहे हैं। जैसे हम कहें आपसे कि फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे पूछेंगे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल टू
I प्लस जे प्लस के ऑन B इक्वल्स टू जे प्लस के सिंपली ना, या जे माइनस के चलिए करते हैं। अच्छा जे माइनस के करेंगे तो जीरो आ जाएगा, चलिए जे प्लस के करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इस वेक्टर का इस पे हमें प्रोजेक्शन चाहिए, तो कैसे करेंगे? हमें किस पे चाहिए? हमें बी पे चाहिए। तो जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए होता है तो सिंपल ऐसे समझिए कि अब जैसे मान लीजिए कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये ए है और ये हमें बी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ए का बी पे चाहिए, तो सबसे पहली बात ये होगा कि वो क्या होगा, ए का बी पे चाहिए तो दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। अब बी पे चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी के यूनिट वेक्टर से। अच्छा ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां पे ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी बाई बी आ जाएगा। देखिए ए कॉस थीटा ए डॉट बी बाई बी, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, आप हमें हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। और बी का यूनिट वेक्टर क्या होता है? बी बाई बी होता है, बी वेक्टर बाई बी होता है। तो इस बार जो आंसर आया वो सिंपली आ गया कि चूंकि जिस पे चाहिए वो बी वेक्टर ले लिए, जिस वेक्टर पे चाहिए होता है वो वेक्टर ले लेते हैं, और ए डॉट बी बाई क्या कर देंगे? बाई क्या कर देंगे? बी स्क्वायर कर देंगे। मतलब जिस वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए, जिस वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए वो तो वेक्टर होगा, और उसके बाद क्या करेंगे? उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो देख लीजिए बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर कितना है बताइए? जे प्लस के हो गया, जे प्लस के हो गया। अच्छा ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी आएगा, इसमें जीरो आई तो 1 + 1 2 आ गया, और मॉड बी कितना है? मॉड बी कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर 2, तो सिंपली क्या आ गया? जे प्लस के। ठीक है, वैसे जो है ये निकालने का जरूरत भी नहीं था, ये कॉमन सेंस की बात है। ये एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स एक्सिस का वाई और जेड पे कोई प्रोजेक्शन ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब आई प्लस जे प्लस के का जे प्लस के पे क्या प्रोजेक्शन होगा? जे प्लस के ही आएगा। देखिए वही आया। ठीक है, तो आराम से आप ये सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट का अगला यूज वर्क वगैरह है ना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वर्क डन में। ठीक है, उसको भी रुकिए हम 1 मिनट में आपको बता देते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट आपका पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वैसे वर्क एनर्जी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा वर्क डन, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में स्कूल के या इधर उधर टेस्ट वगैरह में आ जाता है वर्क डन निकालने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट का अगला एप्लीकेशन है वर्क डन, वर्क निकालने में। वैसे पूरे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट भरा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ 12th में, तो वहाँ भी डॉट, तो हर जगह डॉट है, तो अलग अलग चैप्टर में आएगा। लेकिन अभी एक छोटा सा एलिमेंट्री बता देते हैं। जैसे कोई कहे कि एक फोर्स एफ है, वो लगा के पार्टिकल को डी डिस्प्लेस कराए ना, पार्टिकल को किसी ब्लॉक को एफ फोर्स लगा के डी डिस्प्लेस कराए, तो आप जानते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एफ डॉट डी लिख देते हैं, वेयर डी इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर डी इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको स्पेस में आप डिस्प्लेस करा रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, और कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एफ डॉट डेल्टा आर होता है। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ध्यान रखिए कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट। डिटेल में वर्क एनर्जी में सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन वगैरह आ जाता है ना टेस्ट सीरीज वगैरह में, कि इसी में कई लोग गलती से दे देते हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही वर्क डन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन लें कि फाइंड वर्क डन बाई फोर्स एफ इक्वल टू 3i + 4j + 9k इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 टू पॉइंट बी 3 4, मान लेते हैं 3 4 1, 2 3 4 से 3 4 1 पे ले जाने में 3 4 3 पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ना, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, जो बी का पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया है तो पोजीशन ऑफ बी क्या होगा 3i प्लस 4j प्लस 3k, एंड व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो घटा देंगे तो क्या आएगा i प्लस j और माइनस k, कैसे पता, ऐसे कॉमन सेंस से देखिए 2 से 3 गया 1 मीटर, 3 से 4 गया 1 मीटर, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन 4 से 3 गया तो -1, तो सीधे मन में भी सोच के कर सकते थे, तो क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो W क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट डेल्टा आर, तो जब F डॉट डेल्टा आर करेंगे तो फोर्स कितना है 3i, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1, और जो 9 है लेकिन यहाँ माइनस है तो ए डॉट बी A1 B1 प्लस A2 B2 1i1j -1k, तो -9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आया -2 जूल। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया, -2 जूल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कभी भी ऐसा आए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आराम से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट आगे के लेक्चर में करेंगे।